हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आपने हमारा ये वाला जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसके लिए मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन के लिए पीडीएफ्स बना रखे हैं। मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँगी इस चैप्टर की। आपने ये चैप्टर का थोड़ा भी अगर रफ़ आइडिया है ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं इस तरह से अच्छे से मार्क करूँगी कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना आए। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैं आपको दिखा देती हूँ, टोटल 150 क्वेश्चंस इस वाले पीडीएफ में है। मैं आपको ये थ्योरी वाइज एक बार ये चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ। जो भी बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं या फिर इस चैप्टर से जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। मार्क करते चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने होंगे। सबसे पहले है डिफ़ाइन करना है क्रिस्टलीन सॉलिड्स को। क्रिस्टलीन सॉलिड्स के बारे में हम जानते हैं कि ये जो होते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनाइट होता है, रिपीटिंग इन 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है। इस 3 डायमेंशनल पैटर्न रिपीटिंग जो डेफिनाइट है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, मतलब कि लार्ज डिस्टेंस तक इनका अरेंजमेंट रिपीटेड रहता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो याद करनी है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है और ये एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो ना ही रेगुलर होते हैं ना ही रिपीटिंग अरेंजमेंट में होते हैं। इनका जो ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ये बिहेव करते हैं विस्कस सॉलिड की तरह। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है और ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाते हैं। हमें एग्जाम्पल अगर 2-3 याद रखने हैं, 3 याद कर लीजिए, सफिशिएंट है। अगर कोई एक भूल गए तो सही रहेगा, कोई बात नहीं, वरना 2 याद ज़रूर रखिए। NaCl, क्वार्ट्ज और कॉपर एग्जाम्पल है क्रिस्टलीन सॉलिड के। ग्लास, रबर, प्लास्टिक अमॉर्फस सॉलिड का। क्रिस्टलीन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच डिफरेंस लिखना है तो आप लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर करके लिख सकते हैं। आइसोट्रॉपी का मैं बता दूं, ये एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। आइसोट्रॉपी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि मटेरियल के सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखता है हर डायरेक्शन में। ये कौन से सॉलिड्स होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं जो रैंडमली अरेंज होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाइसोट्रॉपी क्या होती है? एनाइसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी का जस्ट अपोजिट होता है। एनाइसोट्रॉपी के बारे में देख लेते हैं। ये जस्ट अपोजिट होता है आइसोट्रॉपी का। यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। हाइलाइटर ऑन कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब आप इसका कैल्साइट, क्वार्ट्ज, NaCl कुछ भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब आपको मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस बताना है तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसका नहीं होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। यही आंसर आपको इसका रीज़न लिखना है। अमॉर्फस का होता है क्योंकि ये ग्रेजुअली अरेंज होते हैं नॉन यूनिफॉर्म वे में। अमॉर्फस सॉलिड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर चाहें तो आप याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको पता रहेगा, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल्स होते हैं। आप लर्न कर लीजिए। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, जेल्स, वैक्स, पिच, फाइबर ग्लास याद कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं पॉलीक्रिस्टलीन सॉलिड्स। ये बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल ग्रेन से बने होते हैं। ये सारे के सारे ओरिएंटेड होते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में और इनकी बाउंड्रीज जो होती हैं इन ग्रेन्स की, उसी को हम ग्रेन बाउंड्रीज कहते हैं। एग्जाम्पल में मेटल, आयरन, कॉपर और पॉली होते हैं इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ग्लास आर फॉर्म्ड। ग्लास कैसे बनता है? सर्टेन मटेरियल होता है जैसे कि सिलिका। याद रखिएगा, सर्टेन मटेरियल में आप अगर मेंशन करेंगे सिलिका बहुत अच्छा रहेगा। सर्टेन मटेरियल लाइक सिलिका आर कूल्ड रैपिडली फ्रॉम देयर molten state. The rapid cooling prevents the particles from arranging into a crystalline lattice that is resulting in supercrystalline solid, supercooled liquid structure. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है supercooled, इसको बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया। supercooled liquid structure जो कि एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा आपसे बोर्ड्स के में।
तो मोड्स परपेस्टिक से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी के बारे में आपको मैं बता दूँ, ये एक फिनोमेना होता है जिसमें 2 से ज़्यादा डिफरेंट 2 और मोर स्ट्रक्चर फॉर्म्स होते हैं सेम फिजिकल स्टेट में। इसका एग्जांपल आप लिख दीजिएगा, कार्बन जो होता है वो डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफीन, फ्लोरीन स्टेट में मिल सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल कहें तो 1 कॉन्टिन्यूस क्रिस्टल होता है सिंगल क्रिस्टल में, पॉलीक्रिस्टलाइन में मेड ऑफ मेनी स्मॉल क्रिस्टल्स होता है। एग्जाम्पल में आप सिलिकॉन वेफर्स लिखना सिंगल क्रिस्टल में, और इसमें आप लिख दीजिएगा मेटल में से कोई भी, आयरन, कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉलिड शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है, विच टाइप ऑफ सॉलिड आपको पता है। नेक्स्ट, डिफाइन यूनिट सेल इन क्रिस्टलीन सॉलिड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यूनिट सेल में क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस दैट व्हेन repeated in all direction that generates the entire crystal structure. It defines lattice parameters and symmetry. याद कितना करना है। यूनिट सेल इज अ smallest repeating structure unit of a crystal lattice when repeated in all direction generates crystal lattice structure. lattice parameters and symmetry डिफाइन करता है। थोड़ा लर्न करने में डेफिनेशन आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप अगर समझ जाइएगा ना, इसमें आपको कौन से कीवर्ड मेंशन करने हैं। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट जो कि क्रिस्टल लैटिस है, फिर आप ऑल डायरेक्शन मेंशन कर दीजिएगा, लैटिस पैरामीटर्स और सिमेट्री मेंशन कर दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क करना चाहती हूँ आपके लिए। अच्छा, हाइलाइटर से नहीं होता, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल अगर देना है मेटालिक बॉन्डिंग में, तो आप Fe, कॉपर, AgAO, Na कर लीजिए याद। क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक बॉन्डिंग के लिए NaCl, KBr, MgO, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके कोवैलेंट बॉन्डिंग है उसका एग्जाम्पल डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल देना है। H2O हो गया, ड्राई आइस, सॉलिड CO2, आयोडीन क्रिस्टल। असल में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से हेल्ड किए गए होते हैं टुगेदर। और एग्जाम्पल में आप ये लिख दीजिएगा सिंपल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ अपोजिट। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन आयनिक सॉलिड, स्पेसिफाई कर दिया है कि आयनिक सॉलिड के टर्म्स में पूछ रहा है, तो आपको लिखना है नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन सराउंडिंग अ गिवन आयन इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। NaCl का 6:6 करके आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, सब जानते हैं। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का इन स्पेस। कहाँ पे, स्पेस में, जो कि पोजीशन करता है रिप्रेजेंट एटम, आयन, मॉलिक्यूल का इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। Each point in lattice point has an identical environment and the entire crystal structure can be generated by repeating the lattice in all direction. लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट पोजीशन होते हैं क्रिस्टल लैटिस के, जहाँ पे एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स हम जो अज्यूम करते हैं कि यहाँ लोकेटेड है। ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट 1 or more particles and carries complete information about the environment of the crystal structure. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको फोर्स करके बताऊँगी। लैटिस क्या होता है, मोटिव क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम एसोसिएटेड विथ ईच लैटिस पॉइंट, और ये होता है रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। क्रिस्टल लैटिस के लिए ये बात याद रखिएगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे बनता है, लैटिस प्लस मोटिव से। ये क्या होता है, मोटिव क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स एसोसिएटेड विथ ईच लैटिस पॉइंट। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, 1/8, हर कॉर्नर पे कॉर्नर्स 8 होते हैं और उस पर 1/8 इसका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड में इसी 1/8 × 8 में हम ऐड कर देते हैं हमारा एक सेंटर में, एकदम क्यूब के सेंटर में एक एटम, तो 2 हो जाता है। FCC में 8 कॉर्नर एटम होते हैं जो 1/8 से डिवाइड हो जाते हैं। लिखा क्यों नहीं 1/8।
और 6 एटम्स हमारे सेंटर में होते हैं फेस के, तो जो हमारे 6 एटम हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है फेस पे, तो टोटल हमारे 4 यूनिट सेल हो जाते हैं। कैसे हो गया दिखाती हूँ, एक मिनट। 1/8 हमारा कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर वालों का। फिर आपने क्या कहा कि फेस पे ऐड कर दिया। फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। से फेस का 2 एटम से कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप एक फेस ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने आइटम डाला है तो इसका कंट्रीब्यूशन 2 साइड से है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 है। ये हो गया 3, ये हो गया 1 और टोटल हो गया हमारा 4। BCC का एग्जाम्पल है Fe, क्रोमियम, टंगस्टन, सोडियम, पोटाशियम और मोलिब्डेनम। FCC का एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, Ag, Pb एंड निकल। SC का यही है। अब आपको ये याद रखना है, सिंपल इन शॉर्ट। आपको ये सब, अगर ये सब में से कोई काम नहीं आएगा, ठीक है, नहीं काम आएगा, ये पूरा आपके काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपको जो काम आएगा वो है सिर्फ इतना पार्ट। ये हो क्यों नहीं रहा, हो गया, चलो। ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना है। एज लेंथ है A = 2/r, A = 2/r होता है SC के लिए। फिर BCC के लिए होता है हमारा ये A = 4r/√3। FCC के लिए देख लीजिए, ये होता है रिलेशन। यहाँ पे A जो है ना हमारा, A जो है हमारा, ये क्या होता है, लिखा क्यों नहीं रहा, एज लेंथ। A क्या है हमारा, एज लेंथ। R क्या है हमारा, एटॉमिक रेडियस है हमारा। आगे बढ़ते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज होता है टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल। किसी एक एटम से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है और पूरे यूनिट सेल का कितना हुआ, उससे डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। पैकिंग एफिशिएंसी याद करनी है, जिसे कहते हैं ना, याद करनी है आपको, इस तरह याद करनी है। SCC की होती है 52%, 52% याद करना है। BCC में 68%, FCC में 74%, HCP में भी 74%, इन दोनों का सेम है, ठीक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या अंतर होता है कि प्रिमिटिव में सिर्फ एक एटम पर सेल होता है, नॉन प्रिमिटिव में मोर देन 1 एटम पर सेल होता है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन विच मैक्सिमम स्पेस इज फिल्ड एंड वॉइड्स आर मिनिमाइज, जो कि है HCP और FCC में 74% पैकिंग एफिशिएंसी। HCP का स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो गया मैग्नीशियम, जिंक, टाइटेनियम, कोबाल्ट, बेरिलियम। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, एटॉमिक मास एंड यूनिट सेल डायमेंशन, जो कि है रो, ये क्या हो गया है, एक मिनट, रो इक्वल्स टू Z × M/Na × A3। Z क्या है हमारा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। मोलर मास हो गया M, A हो गया एज लेंथ, Na हो गया वोगाड्रो नंबर और ये होता है डेंसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि रो जो होता है हमारा, मतलब डेंसिटी जो होता है वो हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इनटू मोलर मास अपॉन में एवोगाड्रो नंबर इनटू हमारे एज लेंथ का क्यूब। लैटिस कांस्टेंट क्या होता है, जो ये हमारा लैटिस कांस्टेंट होता है इज़ द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल। क्या होता है लैटिस कांस्टेंट, एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल, बस। इट इज़ सिंपली द क्यूब एज फॉर टेट्रागोनल, ये मत याद करना, ये भी मैंने आपको बता दिया। SC में ये याद देख लीजिए, 8 × 1/8। क्यों होता है ऐसा, 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं और उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है। सिमिलरली BCC में देख लीजिए, 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं, 1 बॉडी एटम होता है, कंट्रीब्यूशन ये होता है, याद कर लीजिए। FCC में क्या होता है, 8 कॉर्नर एटम होता है, 6 फेस एटम होता है, हर फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/2 होता है, तो 4 एटम्स। HCCP में 6 एटम होता है। कैसे होता है, ये आंसर गलत है, एक मिनट, ये मत याद करना, गंदा है, गलत आंसर है। ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ HCP का। देखो, इसमें 12 कॉर्नर एटम है, 3 मिडिल में है और 1 एटम में है, तो 6 एटम्स पर HCP यूनिट सेल हो गया। यही जो मैंने अभी ऊपर बताया वो इस सब का है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए, मैं जो बता रही थी 1/8 होता है, क्यों होता है? क्योंकि 8 नेबरिंग यूनिट सेल्स होते हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन एक का क्या होता है 1/8। फेस सेंटर्ड में कितना होता है 1/2। अ फेस एटम इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। फ्रैक्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन वाला देख लेते हैं। अ बॉडी सेंटर एटम इज लोकेटेड होली इनसाइड द यूनिट सेल, सो इट इज़ नॉट शेयर्ड विद एनी अदर सेल्स, इसलिए इसका 1 होता है। एज लेंथ का क्या होता है? एज लेंथ एटम इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स बिकॉज ईच एज इज कॉमन टू 4 एडजेसेंट क्यूब्स, 1/4। एस सी में क्या होता है? हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? 8 corner 1 lattice point each, 8 lattice points, also only 1 atom per unit cell। तो लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं टोटल? 8। याद कर लीजिए लैटिस पॉइंट्स। ये हो क्यों नहीं रहा? एससी में, बीसीसी में कितने होते हैं? 9 होते हैं। क्यों? 8 लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर और 1 हमारा सेंटर पे, तो 9 होता है। एफसीसी पे 8 लैटिस पॉइंट्स होते हैं, 6 लैटिस पॉइंट्स हमारे फेस सेंटर पे होता है और टोटल 14 हो जाता है। एचसीपी में कितने होते हैं? 12 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, 2 फेस सेंटर्ड पॉइंट्स होते हैं और 3 इनसाइड होते हैं, तो 17 लैटिस पॉइंट्स हो गए। याद देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने पार्ट का। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? मैंने फॉर्मूला बता रखा है, एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम 4 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 है, वॉल्यूम कितना है? A³ है, तो एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया 4A/3। देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर FCC मेटल। किस मेटल के लिए हम देख रहे हैं? ये हमेशा ध्यान रखना कि BCC के लिए बोल रहा है, FCC के लिए बोल रहा है या फिर SC के लिए बोल रहा है, ये आपको देखना है। और क्या निकालना है हमें? एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए, हमें गिवन है, हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होता है। वॉल्यूम क्या होता है किसी सेल का? A³। एज लेंथ है, A क्या होता है? एज लेंथ पता है ना, मैंने बताया था आपको। ठीक है, एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? तो हम A³ से डिवाइड कर देंगे 4 को, 4/A³। अब हमें पता है A और एटॉमिक रेडियस का FCC में क्या रिलेशन होता है? A = 2√2r होता है FCC के लिए, इसे आपको याद रखना है। अब आप इसमें फॉर्मूला फिल करिएगा। A की जगह पे हमको निकालना एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम 4, R की A³, तो देखिए A की जगह हमने 2√2r, इस पॉइंट में हमने क्या किया? 4 की जगह A³ होता है और हमने A³ की जगह 2√2r का क्यूब वैल्यू पुट कर दिया। सिमिलर क्वेश्चन अब आगे देखिएगा, BCC के लिए है। यहाँ पे एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। हमने अभी ऊपर देखा था, हमने काउंट किया था ना कि SC में 1 होता है, BCC में 2 होता है, FCC में 4 होता है और HCP में हमारा 6 होता है। ये याद रखिएगा प्लीज़। और ये जो रिलेशंस होते हैं ये वाले, इसको भी याद रखना है। क्या है? BCC का क्या है? ये BCC के लिए है, ये वाला जो हम देख रहे हैं। BCC के लिए क्या होता है कि एज लेंथ जो होता है ना, वो 4 एटॉमिक रेडियस के √3 में होता है, बाई √3। ये आ गया फॉर्मूला। अब A की जगह आपने ये वैल्यू डाल लेनी है और उसका क्यूब कर देना है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएट एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग एफिशिएंसी। एटॉमिक पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 60 में आते हैं एग्जांपल ऑफ HC स्ट्रक्चर। पोलोनियम, सिंपल क्यूबिक मेटल्स आर रेयर। द ओनली एग्जाम्पल, याद कर लो, ओनली एग्जाम्पल है ना, इसलिए याद कर लो। SC सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का ओनली एग्जाम्पल क्या है? पोलोनियम। कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, याद कर लेना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, देखिए। चलो आगे बढ़ें, लेट्स
कम टू दिस टॉपिक 61 क्वेश्चन। पैकिंग एफिशिएंसी को डिफाइन करना है, पता ही है आपको। पैकिंग एफिशिएंसी एससी का क्या होता है देख लीजिए। एटम्स टच करते हैं एच को, इस फॉर्मूला से निकालना है। वॉल्यूम ऑफ एटम्स 1 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है, आपको पता होगा 10th क्लास में पढ़ा था। अब इसको वॉल्यूम ऑफ सेल निकालना है तो 2r क्यूब करना है, तो 8r क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ना है, ये 52 आया। आप सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं पहली बात तो। पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, आपको बस इतना याद रखना है कि 52 होता है एससी का, बीसीसी का 68 होता है, एफसीसी का 74 होता है, एचसीपी का 74 होता है। आगे बढ़िए, ये है ना, ये बहुत लंबा है, आप पढ़िए, देखिए, कोई एक उठाइए और देखिए कि क्या बोल रहा है। टाइम बहुत कंज्यूम होगा इसलिए मैं समझा नहीं रही हूँ। एक एज पे कितना होता है, ये फॉर्मूला हमने निकाला ऊपर। पता है कि एक एटम कैसा होता है, स्फेयर होता है ना, चल नहीं, स्फेयर होता है एटम, एक एटम, उसका वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, ये होता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। अगर भूल गए होंगे 10th का तो याद होगा वैसे। अब वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होता है, 2r क्यूब, हमने कर दिया 8r क्यूब। ठीक है, 2 का कितना होता है क्यूब, 2 अंदर है ना, इसलिए 8r क्यूब लिखा है यहाँ पे। आपको मैथ्स तो इतनी आती होगी 10th वाली। अब आपने क्या किया, इसमें वैल्यू डाल दी, क्या किया, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखे थे अभी, एक यूनिट सेल का डाला, पूरे यूनिट सेल का डाला, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इसी तरह बीसीसी का भी करना है, इसी तरह एफसीसी का भी करना है। आगे बढ़ते जा रहे हैं, टाइम कम है, 150 क्वेश्चंस टोटल हमें करने हैं इस पीडीएफ के। आगे बढ़ते हैं। एससी हैज़ लोएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, क्यों? SC has atoms only at corners, leaving large empty spaces in the center along the edges. Simple, यही आंसर है। Since atoms touch along one direction, its packing is loose, resulting in very low packing efficiency. बस हो गया। Define void in crystal structure. Void क्या होती है, empty space होती है between close packed atoms where no atom is present. These are created because sphere cannot fill all space completely in 3D packing. अब voids की voids हम देख लेते हैं SC, BCC, FCC, HCP में। ब्लू कलर ले लेते हैं। SC का क्या होता है, वेरी लार्ज voids होते हैं। No standard tetrahedral, octahedral voids because atoms are not closed packed. कोई भी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल voids नहीं होते हैं और बहुत बड़े बड़े वेरी लार्ज voids होते हैं। किसके बारे में बात की हमने, ये सबसे पहले एससी की बात की, डन। बीसीसी को देखते हैं। इरेगुलर voids होते हैं, नो रेगुलर टेट्राहेड्रल voids, सम डिसऑर्डेड ऑक्टाहेड्रल voids। बस हो गया। एफसीसी में 8 ऑक्टाहेड्रल voids, जिससे बस याद करना है आपको कि 8 ऑक्टाहेड्रल voids होते हैं। कहाँ होते हैं, एफसीसी में। 4 ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल voids और 4 ऑक्टाहेड्रल voids पर यूनिट सेल। एचसीपी में भी सेम होता है, एफसीसी जैसा, 2 क्लोज पैक होता है, पर इसमें 2 ऑक्टाहेड्रल voids होते हैं और 4 टेट्राहेड्रल voids होते हैं। एफसीसी का आप हाफ कर दो, इक्वल्स टू एचसीपी का आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ ये टेट्राहेड्रल void क्या होता है, ये ऑक्टाहेड्रल void क्या होता है। देखो, एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कि ये बताओ कि ऑक्टाहेड्रल void क्या होता है, टेट्राहेड्रल void क्या होता है, बट आपको मैं समझाने के लिए एक डेफिनेशन बता दी हूँ क्योंकि ये आपके चैप्टर में है, आपको पता होना चाहिए। जो टेट्राहेड्रल void होता है वो 4 एटम से के अरेंजमेंट से फॉर्म होता है और बहुत कम स्मॉल स्पेस बचता है सेंटर में। एग्जाम्पल के लिए जिंक +2 देख लो, कहाँ पे, जिंक ब्लेंड में। Li देख लो, लिथियम +2, नहीं ये तो प्लस है, सिर्फ लिथियम प्लस इन Li2O। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, इज अ स्पेस सराउंडेड बाय 6 एटम्स अरेंज्ड ऑक्टाहेड्रली, मतलब लाइक 8 पॉइंटेड स्फीयर। आंसर है Na+Mg+। ये याद नहीं करना है, ठीक है, आगे बढ़ो। क्या याद करोगे, सब कुछ थोड़ी ना याद कर रहे हो, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज याद कर लो आप केमिस्ट्री के, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन वगैरह में आएंगे।
फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट FCC, 4 एटम्स पर यूनिट सेल है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड कर देंगे, 4 से आया 2, सिंपल। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए देख लो, 4 होता है, 4 ऑक्टाहेड्रल है FCC में, अभी बताया था, लर्न करना है आपको 1। PDF ऊपर जाके देख लेना, अभी याद कराया था ऊपर में मैंने आपको, कहीं पे, कहाँ पे याद कराया था, ये तो याद करना है, ये याद कर लेना एक, ठीक है। फिर आपने ये याद कर लेना है पोलोनियम वाला। फिर आपको मैंने ये याद कराया कि पैकिंग एफिशिएंसी बस याद कर लो, 52, 68, 74। फिर लोएस्ट क्यों होती है, कितने, ये याद करना है। इसको मैंने गंदा कर दिया है, इसको मैं साफ़ कर देती हूँ ज़रा सा आप लोगों के लिए। ये याद करना है आपको बेटा जी, याद करना है आपको, ये याद कर लीजिएगा। SC ये पूरा याद करना है, ये पूरा ये याद करना है, आपको काम आएगा। यही से अभी बात चल रही है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स FCC में कितने हैं, याद करो, 4 होते हैं। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम है वो FCC में, BCC में कितना होता है, 6। अब देखो यही चीज़ आपको करनी है, 3 हो गया HCC में से हैव सेम पैकिंग एफिशिएंसी। अरे भाई ये सब नहीं आएगा, देख लेना, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं है कि हम इस समय ये सब ध्यान दें। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये जो रिलेशन बता रहा है, स्मॉल r है रेडियस ऑफ एटम, कैपिटल R है रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये हमारा रिलेशन है, इसे याद करना है आपको, ये भी आपको याद करना है, रेडियस और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। टेट्राहेड्रल वॉइड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, बस ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप इट। इंटरस्टिशियल साइट और इंटरस्टिशियल साइड और वॉइड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। वॉइड जो होता है नेचुरली अकरिंग होता है, ये ज्योमेट्री ऑफ शेप्स की वजह से होता है, ये बात आपको वैसे पता ही होगी। स्टिल वॉइड क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, सिंपल। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, जो कि स्मॉल एटम से, आयन से ऑक्यूपाई हो जाता है, ये आप सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में देखोगे। अब डेंसिटी वाला फॉर्मूला बता रखा था, ZM/NA और A³ था। चल नहीं रहा, मास बाय A³ पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम पता है ना। अब यहाँ पे हम मास की जगह पे लिखेंगे ये रो इंटू A³, रो इंटू A³, यहाँ पे तो हो गया इक्वल्स टू, ये रो इंटू A³ हो गया, मास इंटू वॉल्यूम से इस तरह वैल्यू दिखती। आप डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास के वे में निकाल सकते हो। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ SC मेटल विथ गिवन एटॉमिक रेडियस एंड मास, ये आ गया इसका। एक्सप्लेन FCC मेटल आर डेंसर देन, रिलेशन बिटवीन। इस क्वेश्चंस में ना मुझे थोड़ा सा 30 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, ये मुझे चाहूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, और ना चाहूँ तो बस आपको एक बारी स्क्रीनशॉट लेके करवा सकती हूँ। तो मैं 2 मिनट सोच रही हूँ क्या करना है। ये चल नहीं रहा पेन क्या, अच्छा छोड़ो, बता ही देती हूँ, रुको 2 मिनट। ये चल नहीं रहा है, बस ये दिक्कत आई है। डेंसिटी वाला देख रहे हैं टॉपिक, देखो मास पता है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम। मास का वैल्यू हमको ये पता है, अब मास में नीचे में वॉल्यूम लगा दो, A³, सिंपल वही बात है। आगे देखो, डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम्स और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, V सेल मतलब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, लगा दो V सेल, सिंपल।
यहाँ पे भी ये तो वॉल्यूम ही है ना, ये क्यूब, यहाँ पे भी ये वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम ले रहे हैं? यूनिट सेल का। ये यूनिट सेल जो है हमारा, उसका वॉल्यूम है ये, इसलिए बी सेल लगा है। कैलकुलेट करो एससी का, तो सिंपल फॉर्मूला में फिट कर दो ये जो गिवन वैल्यूज़ है। एक ये वैल्यू पता है, ए इक्वल्स टू 2r, एटम्स पर सेल 1 है, मास यूनिट का पता है, मास पर यूनिट सेल है m/na, वॉल्यूम पता है 2r³। सेम वैल्यूज़ पुट कर दो। सेम बीसीसी में भी ये वैल्यूज़ पता है, डाल दो। एफसीसी में भी ये वैल्यूज़ डाल दो। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस अगर चाहो तो याद कर लो, वरना इतना नहीं है। अब बताओ कि एफसीसी मेटल डेंसर क्यों है एससी मेटल से? सिंपल, क्योंकि एफसीसी में मोर एटम्स पर यूनिट सेल है, एफसीसी में क्लोज पैक्ड है, स्मॉलर वॉइड फ्रैक्शन है, हेंस मास पर वॉल्यूम मतलब डेंसिटी हायर है एफसीसी का एससी से। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एंड डेंसिटी, ये देखिए, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हायर होता है तो मोर एटम्स ऑक्यूपाई होते हैं पर यूनिट सेल में, ऑक्यूपाई यूनिट सेल। हायर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो हायर डेंसिटी, मतलब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रख सको तो रख लो, बढ़िया रहेगा। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के। अब हमारे सिर्फ इतने से ही क्वेश्चन बाकी हैं, पर तब भी बहुत इतने से देखने में लग रहा है, पर है तो बहुत। लास्ट से करें भाई, बहुत लंबी वीडियो जा रही है। सिमिलरली HCP का कैलकुलेट करना है डेंसिटी, जैसे ऊपर बताया वैसे ही आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं खुद से और देख लीजिएगा। मोलर वॉल्यूम इन सॉलिड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड। यहाँ पे कैपिटल M मतलब मोलर मास, रो मतलब डेंसिटी, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मोलर पर डेंसिटी, मोलर मास पर डेंसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी। थ्योरेटिकल डेंसिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम यूनिट सेल डायमेंशन, एटॉमिक मास एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय यूजिंग मेथड्स लाइक पिक्नोमीटर और फ्लोटेशन। डिफरेंस अराइजेज ड्यू टू डिफेक्ट्स एंड पोरोसिटी एंड इम्प्योरिटी। सिंपल है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे। स्टिल फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज वी आर डिस्कसिंग। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ वॉइड्स ऑन अ डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। मोर वॉइड्स लेस मास पर यूनिट वॉल्यूम, लोअर डेंसिटी। क्लोज पैक स्ट्रक्चर फेवर वॉइड्स, हायर डेंसिटी। डेंसिटी कैलकुलेशन फॉर आयनिक सॉलिड, तो देख लीजिए फॉर्मूला में डाल दीजिए, रो इक्वल्स टू मास, देख लीजिए z इक्वल्स टू दिस दिस दिस। एग्जाम्पल है NaCl, निकाल लीजिए। लैटिस पैरामीटर फॉर डेंसिटी एंड एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला है, यहाँ पे z का वैल्यू ये देख लीजिए। कन्वर्ट एटॉमिक रेडियस टू एच लेंथ, ओके, इसे याद करना है, सिंपल से इसे याद कर लीजिए। मैंने आपको ऊपर बताया है वैसे, ठीक है, सबको नहीं करना था, बस इतना ही पार्ट है। ये काम क्यों नहीं करता है? ये याद करना है सिंपल, आपको सिंपल, बस इतू से याद कर लीजिए। अब आपको क्या है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन यूनिट सेल, अरे देखा था हमने, z को इधर ले गए एंड वही उसी फार्मूला के साथ बार बार अब खेल रहे हैं हम, ठीक है। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस फ्रॉम डेंसिटी ऑफ एफसीसी मेटल, रो इक्वल्स टू दिस, ए इक्वल्स टू दिस, टाटाडम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस, कंपेयर डेंसिटीज, ओके ओके, पता है आपको डेंसर है बिकॉज मोर एटम्स ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ कंपाउंड AB इन FCC, देख लीजिए, z हमारा 4 होता है, देखे थे हम लोग, याद किए थे ऊपर में। मास हो गया 4 इंटू मास दिस, वॉल्यूम है AQ, वैल्यू पुट करनी है। डेंसिटी AB इन BCC, यही वैल्यूज याद करवाइए ऊपर, आपको पुट करना है। चलो सेक्शन 5 कंप्लीट हो गया, अब 6 पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं रहेंगे अब। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट आर लोकलाइज्ड disruptions in crystal lattice involves one or few atoms. Example include vacancies, interstitials और substitutional defects. एग्जाम्पल पॉइंट डिफेक्ट के क्या होता है? वैकेंसी, इंटरस्टिशियल और ये, तो ये याद करने वाली बातें हैं, ठीक है, इसको याद करो, इसको याद कर लो, ये नोट डाउन करने वाली बात है। इसको मैं स्क्रीनशॉट इसलिए ले रही हूँ, इसको मैं शॉर्ट में नोट बना के आपको लास्ट में फ़ोटो क्लिक करके लिख दूँगी 110, ठीक है।
जो भी इम्पोर्टेंट है ना, जिसे याद कर लेना है घोट घोट के, वो मैं आपको एक पेपर पे लिख के दे दूँगी। ये हम बस क्वेश्चन से एक बार ही देख रहे हैं। स्कॉटी डिफेक्ट क्या होते हैं देख लो। डेफिनेशन क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। मतलब क्या होता है स्कॉटी डिफेक्ट में, क्या हो गया, कैटायन आयन दोनों इक्वल नंबर के मिसिंग हो गए हैं। मेंटेनिंग चार्ज न्यूट्रलिटी। इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज कर देता है डेंसिटी को। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन लीव कर देता है इट्स अपनी नॉर्मल पोजीशन को और इंटरस्टिशियल साइड पे जाके चिपक जाता है। एग्जाम्पल है AgCl ZnS। क्या होता है, रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड डेंसिटी जो है। इफेक्ट ऑफ स्कॉटी डिफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू मिसिंग एटम्स। स्कॉटी डिफेक्ट में डिक्रीज करती है डेंसिटी, फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी नहीं चेंज करती है। लाइन डिफेक्ट जो होता है वो वन डायमेंशनल डिफेक्ट होता है, जिसमें एटम्स आर मिस अलाइंड अलोंग अ लाइन ऑफ अ लाइन इन द क्रिस्टल। एक लाइन में क्रिस्टल के डिफेक्ट में दिक्कत आती है, मिस अलाइन हो गया, सिंपल से आप लिख सकते हैं। एज डिसलोकेशन को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स इंसर्टेड इनटू ए क्रिस्टल। मोशन ऑफ डिसलोकेशन अलाउ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये जो होते हैं ना एज डिसलोकेशन, क्या होता है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स इंसर्टेड इनटू अ क्रिस्टल। स्क्रू डिसलोकेशन, स्पाइरल प्लानर रैम्प अराउंड अ लाइन डिफेक्ट एटम्स स्पाइरल। मतलब विजुअली आप ये इमेजिन करना सीखो। स्क्रू डिसलोकेशन में क्या होता है, बाइनरी प्लेनर को रैम्प कर लेता है अराउंड अ लाइन डिफेक्ट। एटम्स जो होते हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ डिसलोकेशन। इफेक्ट ऑफ डिसलोकेशन ऑन अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये हमारी इंक्रीज करती है प्लास्टिसिटी, स्ट्रेन हार्डनिंग, अफेक्ट रियल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। सरफेस डिफेक्ट क्या होता है, imperfections along surface or grain boundaries such as steps, ledge, edges and terraces. ग्रेन बाउंड्रीज क्या होता है, टू डिफरेंट ओरिएंटेड क्रिस्टल के बीच पॉली क्रिस्टलाइन में हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होते हैं, और उनकी ये जो बाउंड्री होती है ये वाली, ये जैसे ये ऐसे ऐसे करके ये इसकी बाउंड्री है, चल नहीं रहा, हाँ ये एक सेल था हमारा, इसकी बाउंड्री, इसी को हम कहते हैं ग्रेन बाउंड्री। स्टैकिंग फॉल्ट, error in the regular stacking sequence of closed packed planes. Color centers, defects that absorb light and give color to ionic crystals. Example F center in NaCl. Defect in ionic solid, Scotty defect का example है NaCl, Frankel defect का है AgCl। AgCl और ZnS ये याद करना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट होता है। इंट्रिंसिक होता है लैटिस एटम से हो जाता है, ये इम्प्योरिटीज़ या फॉरेन एटम की वजह से होता है, बाहर से हो रहा है मतलब इम्प्योरिटी या फॉरेन एटम होगा रीज़न, ये खुद से होता है, इंट्रिंसिक में खुद से हो रहा है, अब लैटिस एटम्स themselves। imperfection in metal, vacancy, dislocation, substitutional और interstitial impurities। imperfection in ceramics, Scotty and Frankel defect, grain boundaries, porosity। imperfection in semiconductor, vacancy, dopant atoms, dislocation affecting carrier mobility। ये आपको पता है, ये सब आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़े हैं उन चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस होगा सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, इसलिए इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। रिलेशन बिटवीन डिफेक्ट कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर, डिफेक्ट कंसनट्रेशन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। देख लीजिए, के जो होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, क्यों हमारा डिफेक्ट फॉर्मेशन एनर्जी होता है। डिफेक्ट कंसनट्रेशन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर, देख सकते हैं आप डिफेक्ट कंसनट्रेशन हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के साथ। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो कि होता है दिस सिग्मा बाय 1/ρ। रेजिस्टिविटी कहते हैं इस रो को यहाँ पे इस केस में। कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ दिस रेजिस्टिविटी। गुड कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बता देती हूँ इंट्रिंसिक, ये सब तो बच्चों वाली बातें हैं जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर विथ नो इम्प्योरिटीज़। कंडक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड थर्मली। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, डोप्ड विथ इम्प्योरिटीज़, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में फॉस्फोरस इन सिलिकॉन, बोरॉन इन सिलिकॉन।
एन टाइप और पी टाइप में क्या अंतर होता है? ये एन टाइप पेंटावैलेंट होता है, पी टाइप ट्राईवैलेंट होता है। चार्ज कैरियर पेंटावैलेंट में इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि PnSi। पी टाइप में होल्स होते हैं, BnSi। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, इम्प्योरिटी, डिफेक्ट and crystal structure, carrier concentration. Define magnetic susceptibility, measure of how much material becomes magnetized in an applied magnetic field को ही हम magnetic susceptibility कहते हैं। एक बार ये फॉर्मूला देख लीजिए आप। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम जाई से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होता है मैग्नेटाइजेशन अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे H से डिनोट करता है, कहीं पे B से डिनोट करता है, वॉट एवर यू वांट। तो क्या होता है बेसिकली, ये ना याद रख के आप ये याद रखिए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो हमारा रेशियो होता है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है। मैग्नेटिज्म के टाइप्स होते हैं डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म जो होता है वो वीकली रेपेल्ड होता है मैग्नेटिज्म से, पैरामैग्नेटिज्म वीकली अट्रैक्टेड होता है, फेरोमैग्नेटिज्म स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। जो हमारा डायामैग्नेटिज्म होता है उसमें सारे पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन, पैरा में अनपेयर्ड होते हैं, और जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है उसमें मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं। डायामैग्नेटिक का एग्जांपल है बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर। पैरामैग्नेटिक का एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन। फेरोमैग्नेटिक का आयरन, निकल, कोबाल्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पैरामैग्नेटिज्म में डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ क्यूरी-वेज लॉ से। फेरोमैग्नेटिज्म में डिसअपियर हो जाता है अबव क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटीरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिज्म। देख लीजिए एक बार फिर से। पैरामैग्नेटिज्म में डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, फेरोमैग्नेटिज्म डिसअपियर हो जाता है क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जाते ही। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक डोमेन्स देख लेते हैं। मैग्नेटिक डोमेन स्मॉल रीजन इन फेरोमैग्नेट वेयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस का डेफिनेशन देखिए। लैग बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड अप्लाइड फील्ड शो एज एन हिस्टेरेसिस लूप। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ट्रांसफार्मर, मोटर, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस बनाने के काम आता है। सुपर कंडक्टर्स क्या होता है? मटेरियल विद जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिलो क्यूरी टेम्परेचर। एग्जाम्पल मर्क्यूरी, Pb, YBA2, Cu3O7। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर क्या होता है? टेम्परेचर बिलो विच सुपर कंडक्टिविटी अपीयर्स, मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर क्या होता है? टेम्परेचर बिलो विच सुपर कंडक्टिविटी अपीयर्स। सुपर कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस हमारा जीरो। मेजनर, एक मिनट, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये वर्ड बहुत यूज़ होगा आपके आसपास, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। मेजनर इफेक्ट क्या होता है? कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सुपर कंडक्टर बिलो क्यूरी टेम्परेचर। Application of superconductors in MRI and maglev. MRI, high magnetic fields for imaging. Maglev trains magnetic levitation, reduces friction. Electrical conductivity of metal versus semiconductor. High conductivity decrease with temperature, low conductivity increase with temperature. सिंपल है, आपने ये छोटी क्लासेस में भी देख रखा है, सिंपल। हॉल इफेक्ट क्या होता है? वोल्टेज डेवलप परपेंडिकुलर टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर। हॉल इफेक्ट ना बहुत डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ है, जो कि आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में फिज़िक्स के, ठीक है। हॉल इफेक्ट क्या होता है? ये ना वोल्टेज जो डेवलप करता है परपेंडिकुलर टू करंट और मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर, इतना याद रखना। इसका एप्लीकेशन क्या होता है? डिटरमाइन कैरियर टाइप, मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्न्स्ट इफेक्ट क्या होता है? जनरेशन ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन टेम्परेचर ग्रेडियंट इज अप्लाइड, प्रेजेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। Piezoelectric solids, solids that develop electric potential when mechanically stressed, solids that develop electric potential when mechanically stressed, इसी को हम क्या कहते हैं? piezoelectric solids, ये याद कर लेना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्स,
रोचेल सॉल्ट, बैरियम टाइटानेट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। Symmetry and atom arrangement affect band structure, defects and carrier mobility, determine conductivity, semiconductivity or insulation. Effect of defects on conductivity, vacancies and interstitials can increase or decrease carrier concentration, dislocation, scatter electron, reduce mobility. Effect of impurities on magnetic properties can enhance or reduce magnetization. Example, adding non-magnetic impurities reduces ferromagnetism. Doping with magnetic ions can increase magnetic ordering. ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने मार्क करा दिया है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आगे के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपकी हेल्प हुई होगी. मे बी ये वीडियो थोड़ी भी इरीटेटिंग हो गई हो मेरी आवाज़ की वजह से या फिर बैकग्राउंड की वॉइस की वजह से. आई एम सो सॉरी. आप बस स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मार्क कराई हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.